विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स तो आपको पता ही है कि हवा चलती है तो बोल देते हैं विंड। स्टॉर्म आपको पता है कि तूफान आता है तो कहते हैं स्टॉर्म आ गया। और साइक्लोन क्या होता है? हवा जब बहुत तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देती है तो उसे हम बोल देते हैं साइक्लोन्स। देखिए एक साइक्लोन की सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। कितने बड़े साइज का है, ये बड़े बड़े देशों को भी तबाह कर सकता है। इसके साइज का अंदाजा आप ऐसे ही लगा लीजिए कि ये इंडिया का मैप है और उसमें देखिए कितने बड़े साइज का साइक्लोन आया है। उड़ीसा में भी 1999 में एक साइक्लोन आया था, उसमें हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड की हो गई थी। सोचिए 45,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए जिसमें 7 लाख लोग रहते थे। और यही नहीं बल्कि उसी साल उड़ीसा में ही उससे बड़ा साइक्लोन आया जिसने और भी लोगों की जान ली, जिसमें हवा की रफ्तार उससे भी तेज थी और उसमें तो लहरें 9 मीटर तक ऊंची थी। सोचिए 9 मीटर कितना होता है, 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें किसी जगह से टकराएंगी तो उस जगह का क्या हाल होगा। उसमें हजारों लोग मरे, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब ठप पड़ गया। अब जब साइक्लोन इतनी खतरनाक चीज है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। कुछ एक्टिविटीज से हम समझेंगे हर तरह के तूफानों को। 8.1 में कह रहे हैं कि हवा से प्रेशर बनता है। अब प्रेशर क्या होता है? किसी भी चीज पे जब वजन पड़े तो कह देते हैं कि वहां पे प्रेशर बन गया। जैसे कि आप समझिए कि अपने हाथ को आप टेबल पे रखिए और उसके ऊपर रख दिए 4 किताबें, तो जो आप फील करेंगे उसे हम प्रेशर बोलते हैं। मतलब हवा में भी वजन होता है। सोचिए हवा में वजन होता है तभी तो तेज हवा चलने से चीजें उड़ना शुरू हो जाती हैं। यहाँ देखिए हवा जो है उसके मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ ज्यादा होते हैं जबकि ऊंचाई पे थोड़े कम होते हैं। इसलिए जमीन में बोल देते हैं कि जमीन के आसपास हाई प्रेशर होता है और हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या होता है? लो प्रेशर। इसलिए जमीन के आसपास हम आसानी से सांस भी ले पाते हैं क्योंकि अच्छे खासी अमाउंट में ऑक्सीजन भी होता है ना, तो हम एक बार सांस लेते हैं अच्छी खासी ऑक्सीजन आ जाती है। जबकि ऊंचाई पे आने के बाद, पहाड़ वगैरह पे चढ़ने के बाद बहुत अच्छे सांस लेने के बाद भी जरा सी ऑक्सीजन मिलती है हमें क्योंकि हवा ही कम है वहां पे। और प्रेशर से भी बहुत फर्क पड़ता है। ऊंचाई पे जाते हैं ना तो कई बार हमारे सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है लो प्रेशर की वजह से। एक्टिविटी 1 में कह रहे हैं कि आप एक टिन कैन लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी रख लिए और उसे गर्म करना शुरू करिए। जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए ना, पानी खोलना शुरू हो जाए, फिर आप जो है उसे सील कर दिए, टिन कैन को अच्छे से सील कर दिए एयर टाइट कि हवा बिल्कुल भी आर पार ना हो सके। फिर उसके आप ऊपर आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिए। फिर देखिए क्या होता है, कैन पे जग जाएगी। कैसे बच गई? क्योंकि अंदर का प्रेशर कम था, बाहर का ज्यादा। अच्छा प्रेशर कम कैसे हुआ अंदर का? जब आपने इसे गर्म करा था अच्छे से तो क्या हुआ था, हवा फैलती है गर्म होने से, हवा फैलना शुरू हो गई। जब फैलना शुरू हुई तो क्या हुआ, टिन कैन के अंदर जरा सी हवा रह गई खाली और बाकी सारी हवा में उड़ गई। फिर आपने उसे सील कर दिया। उस थोड़ी सी हवा से वो बेचारा टिका हुआ था क्योंकि गर्म था अच्छा खासा। जब आपने उस पर ठंडा पानी डाल दिया, ठंडा होने के बाद हवा हो जाती है, हवा जाती है सिकुड़ और बाहर की हवा ने उसे दबा दिया अच्छे से। मतलब एयर प्रेशर बहुत पावरफुल चीज है। 8.2 में कह रहे हैं कि अगर आपको तेज हवाएं चाहिए, मतलब बहुत तेज हवाएं, तो उस जगह का एयर प्रेशर कम कर दिए आप, आ जाएंगी तेज हवाएं। एक्टिविटी 2 में आपको जरूरत होगी एक बोतल की। बोतल के ऊपर जो है उसके ढक्कन के पास आप रख दिए एक पेपर बॉल और फूंक मार के उस पेपर बॉल को अंदर डालने की कोशिश करिए। जाएगा बॉल? जवाब है नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि बोतल के अंदर हवा है पहले से। आप जब फूंक मारेंगे बोतल के अंदर तो अंदर की हवा जो है बाहर भी तो आएगी। जब आप अंदर हवा फेंकेंगे तो जब बाहर आएगी तो बॉल को साथ लेते हुए आएगी। ठीक है। और थर्ड देख ले, थर्ड एक्टिविटी बहुत आसान है। बोल रहे हैं कि 2 गुब्बारों को पास में रखिए एक डंडे से बांध के और बीच में फूंक मारिए। जब बीच में फूंक मारेंगे तो क्या होगा, बीच की हवा सारी गायब हो जाएगी। हवा गायब हो जाएगी, साइड में तो हवा है, वो प्रेशर की वजह से धक्का मारेगी दोनों बॉल्स, दोनों जो है बलून्स पे, और दोनों चिपक जाएंगे बॉल्स थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मतलब एक बार टकरा जाएंगे 1 सेकंड के लिए। तो अब फोर्थ एक्टिविटी में बोल रहे हैं कि आप फूंक मार के पेपर के स्ट्रिप को उड़ा सकते हैं। तो जवाब है बिल्कुल उड़ा सकते हैं। इनके पास ये रही पेपर की स्ट्रिप, ये अब फूंक मार रहे हैं, तेजी से फड़फड़ाना चालू कर दी इसने। अच्छा फूंक मारने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली फूंक मार दिए, हवा जो है इस पे पड़ेगी पेपर स्ट्रिप पे, फड़फड़ाना चालू, या फिर आप जो है ना डायरेक्टली इस पे फूंक मत मारिए, ऊपर मारिए थोड़ा सा फूंक, कुछ इस तरह से। जब सामने फूंक मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, हवा यहाँ की भेज रहे हैं हम, दूर फेंक रहे हैं। तो इसके ऑपोजिट यहाँ से नीचे जो है हाई प्रेशर है, नीचे से मतलब बाकी सब जगह पर तो नॉर्मली प्रेशर है ना, तो नीचे से हवा यहाँ की तरफ आने की कोशिश करेगी स्लो प्रेशर की यहाँ पे, साथ ही साथ पेपर की स्ट्रिप को भी उधर लाने की कोशिश करेगी, तब भी मतलब फड़फड़ाना चालू कर देगी स्ट्रिप। तो दोनों ही तरीके से आप फूंक मारिए, दोनों ही तरीके से होगा आपका काम। आगे कह रहे हैं कि अगर आपको ये जानना है कि हवा कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है तो ये बहुत आसान है। हवा जो है हमेशा, मतलब हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। मतलब जहां पे हवा ज्यादा है पहले से, वहां से हवा ट्रेवल करती है उस जगह पे जहां पे हवा कम है, जाहिर सी बात है। 3 में बोल रहे हैं कि हवा गर्मी से फैलती है। इसके ऊपर फिफ्थ एक्टिविटी भी है हमारी। हमारे पास एक ग्लास है, इसके अंदर हमने पानी डाला, ठीक है। पानी को हमने थोड़ा सा गर्म करना शुरू करा और ऊपर जो है ना एक पाइप लगा दी, पाइप के ऊपर लगा दिया हमने एक गुब्बारा। अब क्या होगा,
जब हम इसे पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने के बाद हमने देखा कि बीच की जो हवा थी ना पाइप के अंदर फंसी हुई, वो चली गई गुब्बारे के अंदर फैलने के बाद, और गुब्बारा थोड़ा सा फूल गया। जबकि दूसरे केस में हमने क्या करा, उस पानी को हमने गर्म करने के बजाय ठंडा कर दिया बर्फ डाल के, तो क्या हुआ, गुब्बारा पिचक गया, क्योंकि हवा जो है एक्सपैंड होने के बजाय सिकुड़ गई। अब हम आ जाते हैं अपने छठे एक्टिविटी में, सिक्स एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं कि आप 2 पेपर बैग ले लिए, दोनों पेपर बैग को आप बांध दिए इस तरह से। एक पेपर बैग को जो है ना आप नीचे से थोड़ा सा गर्मी दीजिए, गर्मी देंगे तो क्या होगा, अंदर की हवा एक्सपैंड होगी, हवा एक्सपैंड होने के बाद क्या होगी, थोड़ी सी हवा रह जाएगी इस बेचारे के अंदर। जब थोड़ी सी हवा रह जाएगी तो क्या होगा, इसका वजन हो जाएगा कम और ये जाएगा ऊंचाई पे थोड़ा सा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गर्म हवा जो है ना हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करती है, क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है नॉर्मल हवा से, इसलिए ऊपर जाएगी और साथ ही साथ इस पेपर बैग को भी ऊपर लेते हुए जाएगी। यहाँ लिख रखा है कि ठंडी हवा थोड़ी भारी होती है और गर्म हवा थोड़ी सी लाइट, मतलब हल्की। देखिए 8.4 में बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारे जो भी हवा चलती है ना वो इस वजह से चलती है क्योंकि अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह से धूप पड़ती है। जब अलग अलग तरह से धूप पड़ती है तो अलग अलग तरह से गर्मी वहां पे पड़ती है, और गर्मी की वजह से हवा कहीं की गर्म होती है तो कहीं की ठंडी, उसकी वजह से एयर करंट हो पाता है। करंट मतलब बहाव, हवा का बहाव पूरी दुनिया में सूरज की गर्मी की वजह से होता है। ठीक है, कहीं पे ज्यादा धूप पड़ी तो कहीं पे कम, जहाँ पे ज्यादा धूप पड़ी वहां की हवा उड़ उड़ के उस जगह पे जाएगी, यहाँ पे कम धूप पड़ी है। ठीक है, हवा के बहाव में हमारे पास 2 केस है। पहले केस में क्या है कि पूरे अर्थ को देखेंगे हम, अर्थ के इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी पड़ती है, पोल्स के पास थोड़ी कम। देखिए अर्थ के बीच का जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोल देते हैं इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास की जगह, या फिर कहें तो ट्रॉपिकल रीजन, और जो किनारे के हिस्से उनको हम बोल देते हैं पोल्स। तो अब आप सोचिए कि ज्यादा धूप कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन में, या फिर पोल्स पे, जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है, बीच के हिस्से पे। अब यहाँ की हो जाती है हवा गर्म, हवा गर्म होने के बाद कहाँ जाएगी, हवा गर्म होने के बाद चली आएगी सीधे के सीधे पोल्स पे। अब पोल्स पे क्या होता है, ठंडी हवा होती है, अब ठंडी हवा वहां से कहाँ आएगी, ट्रॉपिकल रीजन्स में, मतलब ये करंट चलता रहेगा साइकिल पूरी एसी की तरह एक। ठीक है, बुक में क्या दे रखा है, ये रहा ग्लोब, और ग्लोब से देखिए बीच का ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ से हवा कहाँ जा रही है तैरते हुए ऊपर पोल्स की तरफ, और नीचे भी पोल्स की तरफ, और पोल्स से हवा आ रही है ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, बीच की तरफ ठंडी हवाएं। पर ये जो हवा ट्रेवल करती है ना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये सीधी सीधी नहीं करती सीधी लाइंस में, ये करती है थोड़ा सा घूम कर। क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है ना, तो इस वजह से ये भी घूम घूम कर करती है, इसके पीछे रीजन होता है। देखिए अर्थ के ऊपर वाले के हिस्से की तरफ जो है ना क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे हवा घूम रही होती है और घूमते घूमते चली आती है ऊपर की तरफ, और ऊपर की हवाएं घूमते घूमते नीचे की तरफ आ जाती हैं। अब यही घूमना जब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो उसी को बोल देते हैं हम साइक्लोन्स। देखिए कितनी आसानी से समझ गए हम साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। अब देखिए ऊपर के हिस्से में ऐसे क्लॉकवाइज हवा घूमती है इसलिए क्लॉकवाइज साइक्लोन्स बनते हैं, जबकि नीचे की साइड में कैसे एंटी क्लॉकवाइज बनती है साइक्लोन्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा घूमते हुए ट्रैवल करती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब देखिए ये सवाल है इस बच्ची का कि डायरेक्टली जो है ना सीधी सीधी लाइंस में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में या साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में हवाएं क्यों नहीं ट्रैवल करती, ऐसे घूम घूम के क्यों करती हैं? तो इसका जवाब मैंने आपको बता दिया, अर्थ के रोटेशन की तरफ से। क्यों, क्योंकि सोचिए यहाँ बीच से हवा जा रही है यहाँ पे पोलर रीजन्स की तरफ जा रही होती है, रास्ते में चलते चलते में अर्थ बहुत ज्यादा घूम चुका होता है तब तक, तो ऐसा लगता है कि हवा जो है ऐसे घूम गई, पर वो हवा वैसे सीधी चलने की कोशिश कर रही होती है, वो तो अर्थ घूमता रहता है, इस वजह से हवा भी घूम घूम के जाती है वहां तक। दूसरा रीजन है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। कहते हैं कि जमीन के अंदर खास तरह की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे टेम्परेचर बाहर होता है उस तरह से लैंड का भी टेम्परेचर हो जाता है। मतलब बाहर तेज गर्मी पड़ रही है तो लैंड भी गर्म हो जाएगी, बाहर तेज ठंड पड़ रही है तो लैंड भी ठंडी हो जाएगी। वाटर के साथ इतनी जल्दी ना वो गर्म होता ना वो ठंडा होता जल्दी से, उससे क्या होगा। अब देखिए इंडिया के मैप में मान लिया कि गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में ये रहा लैंड, लैंड गर्मी के मौसम में क्या होगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा, जबकि सी वाला एरिया जल्दी से गर्म नहीं होने वाला। उससे क्या होगा, लो डेंसिटी का एरिया बन जाएगा यहाँ जमीन पे। लो डेंसिटी है, जाहिर सी बात है लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर है तो यहाँ पे हवा आनी चाहिए, कहाँ से हवा आएगी, हाई प्रेशर वाली जगह से, मतलब के सी से, या कहें तो समुद्र से, समुद्री हवाएं आ जाएंगी फिर जमीन की तरफ गर्मी के मौसम में। अब जब समुद्र से हवाएं आ रही होंगी जमीन की तरफ तो अकेले तो आएंगे नहीं, अपने साथ लेकर आएंगे वाटर वेपर्स, जो कि वाटर वेपर्स बाद में बादल बन के जमीन पे क्या करेंगे, बारिश करेंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं सारी विंड्स, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स, इन्हीं की वजह से बारिश भी होती है। अच्छा अब ठंड में क्या होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उस टाइम पे ठंड पड़ रही है तो जमीन हो जाएगी ठंडी, अब ठंडी हो जाएगी तो यहाँ से हवा ट्रेवल करके थोड़ी सी गर्म एरिया में जाएगी, मतलब लो डेंसिटी वाले एरिया में, वो होगी आपके समुद्र की तरफ। देखिए इस तरह से ट्रेवल करेगी है उल्टी साइड में, ठीक है, एक तरह की साइकिल हो गई। गर्मी में समुद्र से आएगी हवा और ठंड में समुद्र को जाएगी हवा। अच्छा हमने पहले पढ़ा था कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब समुद्र से लगे हुए एरियाज है ना, जहाँ पे बॉर्डर होता है, यहाँ बीच वगैरह होते हैं, वहां पे क्या होता है कि
दिन में तो होती है गर्मी और रात में होती है ठंड, है ना। तो वो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दिन में और रात में, मतलब कि ठंड और गर्मी जितना डिफरेंस तो नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो क्या होता है कि छोटी सी जगह पे ही ना सी ब्रीज चलना लग जाती है। सी ब्रीज क्या होती है कि समुद्र से हवा आना शुरू हो जाती है जमीन की तरफ दिन के वक्त में, ठंडी ठंडी हवा, जबकि रात के वक्त क्या होता है जमीन से हवा चली आती है समुद्र की तरफ। आगे कह रहे हैं कि मॉनसून जो है ना वर्ड आया है अरबिक वर्ड मौसम से, इसका मतलब होता है सीजन। और ये क्या पूछ रहा है बच्चा, कह रहा है कि इन विंड्स की हमें जरूरत ही क्या है। तो इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि मानसून का जो सीजन आता है इन विंड्स की वजह से ही आता है, इनको बोलते हैं मानसून विंड्स, जिसकी वजह से बारिश होती है। ये चीज इतनी जरूरी है हमारे लिए जानना कि इसके ऊपर एक पूरा पोएम बना रखा है, जिससे पता लगे कि जैसे ही समुद्री हवाएं आएंगी तो अपने साथ बारिश भी लेकर आएंगी। देखिए गर्मी के मौसम में इंडिया का मैप दिखा रखा है, ठीक से दिख तो नहीं रहा, पर यहाँ पे क्या है, हवा आ रही है समुद्र से जमीन की तरफ, जबकि सर्दी में क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है इसका, जमीन से हवा जा रही है समुद्र की तरफ। अब इन हवाओं की वजह से नेचर में कुछ ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं जिससे हर जिंदा चीज को खतरा होता है, जैसे कि थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स। 8.5 में बोल रहे हैं थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। थंडर स्टॉर्म्स तो देखिए बहुत ही आसान है, जिस तूफान में बिजली कड़कती है उसी को थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। कभी बहुत भारी बादल बन जाते हैं तो उनके रगड़ खाने से उनमें चार्ज डेवलप होता है। किसी भी चीज को अगर आप रगड़ेंगे तो उसमें चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं उसमें। अब चार्ज का काम है कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे चले जाना, तो वो क्या करते हैं, जब बादलों से ट्रांसफर होता है चार्ज जमीन की तरफ तो उसी को हम देखते हैं लाइटनिंग के तरीके से, इसको बोलते हैं हम थंडर। ये 10 करोड़ वोल्ट का होता है। अब ये सोचिए हमारे घर में जो बिजली आती है वो होती है 220 वोल्ट की, तो 10 करोड़ वोल्ट कितना होगा सोच लिए बस आप। वैसे कुछ बहुत कम टाइम के लिए होता है, 0.005 सेकंड के लिए होता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता। हाँ, पर किसी इंसान में पड़ जाए तो पता लग जाता है कितना खतरनाक है। कह रहे हैं अगर तूफान आया है और अगर आपको अपनी जान प्यारी तो इन बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो कि खाली अगर कहीं पे ट्री है तो उसके नीचे सहारा मत लिए, क्योंकि वो ढूंढ ही रहा है जाने के लिए जमीन में, अब वो सोचेगा पेड़ उससे बेहतर है, इसी पे पहले पकड़ते हैं। हाँ, अगर आप जंगल में फंसे हुए हैं तो किसी छोटे ट्री का सहारा लिए, क्योंकि वो बड़े पेड़ को पहले गिराएगा। अब देखिए दूसरे में बोल रहे हैं कि किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट से दूर रहिए, जैसे रॉड वगैरह। ऐसा नहीं है कि कीचेन से कोई नुकसान है, कोई बड़ी मेटल की खंबे वगैरह से दूर रहिएगा। खासतौर से अम्ब्रेला भी अपने पास मत रखिए, मतलब अम्ब्रेला क्या है कि वो ढूंढ ही रहा है वो नीचे आने के लिए, अम्ब्रेला का टिप देखेगा वो मेटालिक आके वहीं चिपक जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि किसी विंडो वगैरह के पास मत बैठिए या फिर जो है खुले में मत घूमिए, आप जाइए किसी सेफ जगह पे, किसी बंद जगह पे, बंद लोकेशन में। और फिर बोल रहे हैं कि कार जो है ना, कार के अंदर जा सकते हैं, वो सेफ होता है काफी, वो एक तरह का वॉइड बना देता है जिसके आसपास से घेरा बना के वो बिजली चली आती है जमीन के अंदर और आप बच जाते हैं। लास्ट में बोला इन्होंने कि वाटर के अंदर तो बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि पानी में कहीं भी बिजली गिरे आप चले जाएंगे। और थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, मतलब ये बिजली का तूफान साइक्लोन में कैसे बदल जाता है, या फिर चक्रवात में कैसे बदल जाता है, या फिर हरिकेन, टाइफून, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा, लिक्विड, सॉलिड और गैस तो आपको पता है कि पानी के 3 स्टेट्स होते हैं। अच्छा, आपके पास अगर बर्फ है, मतलब सॉलिड फॉर्म में, उसे आपको लिक्विड बनाना है तो क्या करना होगा, जाहिर सी बात है गर्म करना होगा, गर्म कर दिया आपने, बन गया लिक्विड। अच्छा, लिक्विड है, उसको आपको गैस बनाना है तो क्या करना होगा, फिर से गर्म कर दिया, बन गया गैस। अब ये सोचिए इसका ऑपोजिट भी हो सकता है क्या। मान लीजिए कोई गैस है, गैस को अगर लिक्विड बनाना है आपको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए क्या करना पड़ेगा, उस गैस में से हीट को निकालना पड़ेगा, मतलब कि उसे ठंडा करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा लिक्विड। और इसको और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दोबारा से सॉलिड। मतलब अगर पानी गैस की फॉर्म में है, मतलब कि वाटर वेपर की फॉर्म में है और वो बन रहा है वापस पानी, तो अपने अंदर से हीट छोड़ रहा है वो काफी सारी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है, आप देखिए फ्रिज से कुछ ठंडा ठंडा बाहर निकालिए, ठीक है, कोई पानी की बोतल ठंडी से बिल्कुल, उसके बाहर आप लेयर देखेंगे पानी की, लिक्विड की, ऐसा कैसे हो गया, अंदर से लीक तो करा नहीं उसने प्लास्टिक की बोतल ने, ये ऐसे जम कैसे गया पानी, इसलिए क्योंकि हवा में जो मॉइस्चर था ना वो सारा आके उसमें चिपक गया, वो जो हवा का था ना गैस के फॉर्म में पानी, वो सब बन गया लिक्विड। कैसा बना लिक्विड, अपनी हीट देकर पानी की बोतल को, इसलिए पानी की बोतल जो आप निकाल के रखेंगे ना फ्रिज में, एक आधे घंटे बाद देखेंगे वो गर्म हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर जान लिया साइक्लोन का, फिर उसके बाद ये भी जान लिएगा कि साइक्लोन बनता कैसे। ये एक साइक्लोन है जिसका जो है लगभग डायमीटर, ये पूरा जहां तक फैला हुआ है, ये होगा कम से कम 150 किलोमीटर का, और इसकी ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई 10 से 15 किलोमीटर की होगी आमतौर पे। अच्छा, 10 से 15 किलोमीटर, आप ये सोचिए माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन, वो भी सिर्फ 8.5 किलोमीटर ही ऊंचा है, और इसकी ऊंचाई होती है 10 से 15 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। और इसके बीच का जो आई है ना, खाली बीच की जो आई है, 10 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर तक का डायमीटर होता है खाली आई का ही। अच्छा, आई के अंदर जो है ज्यादा हलचल नहीं होती है, वहां पे शांति होती है, मतलब इतनी तेज हवाएं नहीं चल रही होती जितना कि आसपास में चल रही होती है, पूरा तूफान असल में साइड में ही आया हुआ होता है। और सबसे जरूरी बात कि साइक्लोन में जो गोल गोल हवाएं घूमती है ना, उनकी स्पीड आमतौर पर 200 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब बहुत ज्यादा तेज, आराम से उड़ जाएंगे हम। अब हम देखते हैं कि कैसे एक साइक्लोन बनता है। यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लेक्स सी फोटो दे रखी है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि जमीन है नीचे, है ना, ये पूरी आपकी जमीन है, और बीच में जो है हवा है गर्म, किसी वजह से बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे,
अब गर्मी पड़ेगी तो ये हवा जो है ऊपर जाएगी थोड़ा एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ। अब जब ऐसा होगा तो यहाँ का तो प्रेशर कम हो गया, तो इससे क्या होगा, साइड की जो हवाएं होंगी ना वो ये जगह भरने के लिए आएंगी। अब वैसे तो आमतौर पे बात यहीं पे खत्म हो जाने वाली थी, पर मान लिए इत्तेफाक से, मतलब बहुत बड़े इत्तेफाक से, ऊपर जो है ना जहाँ पे हवा उड़ के गई है वहां पे है बहुत ही घने बादल, बहुत ही बड़े बड़े विशाल बादल, बिल्कुल जो दुनिया में सबसे बड़े बादल होते हैं ना उस तरह के बादल है वहां पे घने। अब उनमें होता है टेम्परेचर बहुत ही कम, बर्फ जमी होती है बिल्कुल। अब वहां पर जब जाएगी हवा गरम गरम तो क्या होगा, ठंडी हो जाएगी वो भी। अब ठंडी हो जाने के बाद सोचिए, गर्म हवा जब ठंडी हो रही है तो अपने अंदर की हीट दे रही है ना कोई। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि हवा जो है अगर उसे लिक्विड बनाना है हमें तो उसमें से हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, तो इसीलिए वहां से हीट बाहर निकल जाती है और वापस इसी जगह पे आ जाती है बीच में ही। अब दोबारा से यहाँ पे गर्मी पड़ गई जहाँ से अभी अभी हवा उड़ी थी। अब जो यहाँ पे जो हवा आई थी साइड की वो भी उड़ जाएगी ऊपर की तरफ, और वहां पे भी फिर से उन्हें मिलेगा वही वाला बादल जिसमें बहुत ज्यादा ठंड होगी, तो वो भी हीट छोड़ेगा, फिर से यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, फिर दूसरी हवा आएगी फिर से, और फिर से यही साइकिल दोबारा चलेगी, फिर से यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। फिर ये साइकिल बार बार चल चल के क्या होता है, हवा बार बार सर्कुलरली घूमती रहती है। क्या होता है, थोड़ी देर में साइड से हवा आने के बजाय ऊपर पहले से ही बहुत सारी हाई डेंसिटी वाली हवा मौजूद है ठंडी ठंडी, वो क्या करती है यहीं से घूम के जो है ना हवा पार्टिसिपेट कर लेती है वापस इस साइकिल में, ऐसे घूम के यहीं पे आ जाती है, और फिर यहाँ पे गर्म हो जाती है ठंडी हवा, और फिर गर्म होने के बाद ऊपर जाती है, और जाने के बाद दोबारा ठंडी हो जाती है, और यही साइकिल दोनों तरफ से चलता रहता है, ऐसे रिपीट हो के, ऐसे घूम के इधर भी और ऐसे घूम के इधर भी। तो इधर भी बार बार सर्कल घूमता रहता है और इधर भी बार बार सर्कल घूमता रहता है, साइकिल चलती रहती है और बहुत तेजी से चलती है साइकिल। और इसी चीज को हम बोल देते हैं कि भाई अब यहाँ पे साइक्लोन बन गया। उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, दो चीजों की, एक तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए जमीन के पास जिससे हवा गर्म होकर ऊपर जाए, और दूसरी चीज ऊपर होने चाहिए बादल, बहुत बर्फीले बादल, ठीक है, तो बन जाएगा आपका साइक्लोन। देखिए बुक में भी ये चीज दे रखी है कि बीच से गर्म हवा ऐसे गोल गोल घूमते 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 ऊपर गई, और ऊपर जाकर ठंडी हो गई हवा बहुत ज्यादा बादलों की वजह से, और ठंडी होने के बाद घूम के वापस यहीं पे आ गई। 8.6 से बोल रहे हैं डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, क्या क्या तबाहियां मचाता है ये, जाहिर सी बात है बहुत सी तबाहियां मचाता है, सैकड़ों क्या बल्कि हजारों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं छोड़ता ये, मतलब कोई नामो निशान तक नहीं, सब कुछ ही खत्म कर देगा अगर तेजी से फैल गया तो। इसमें बहुत खतरनाक तरह की बारिश भी हो सकती है, वहां की सॉइल भी खराब हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से, कम्युनिकेशन तो खत्म होना ही है, ट्रांसपोर्ट भी खत्म होना है, लोगों की प्रॉपर्टी भी सब खत्म हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि अगर अमेरिका में आता है ये तूफान तो उसको हरिकेन बोल देते हैं, जापान में आता है तो टाइफून बोल देते हैं, पर असल में अगर आपको ठीक से जानना है ना तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी पूरा अर्थ का मैप देख लिया आप ना, उसके वेस्ट साइड में कहीं पे भी अगर तूफान आता है आमतौर पे तो उन सबको बोल दिया जाता है हरिकेन, जबकि राइट साइड में आता है ना, मतलब या कहें तो ईस्ट के साइड में कहीं पे भी वही तूफान तो उसको हम बोल देते हैं टाइफून। और इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस लोग कह देते हैं, रहता वो सेम ही चीज है, साइक्लोन ही है। अच्छा आपको ना आमतौर पे न्यूज में हरिकेन ज्यादा सुनाई देने को मिलेगा जबकि टाइफून कम, इसके रीजन ये है कि अटलांटिक जो है ना हमारा अटलांटिक ओशन, वहां पे ज्यादातर साइक्लोन आते हैं और वो है आपका वेस्ट की तरफ, तो इसलिए उसका नाम पड़ जाता है हरिकेन। अब देखिए टोर्नेडोज क्या होते हैं, ये चक्रवात होते हैं, गोल गोल घूमते हैं। ये देखिए ये रहा एक टोर्नेडो की फोटो है, क्या हो रहा है, हवा गोल 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 घूम रही है बहुत ही तेज से, आमतौर पे 200 से 300 किलोमीटर की स्पीड पे घूम जाती है, मतलब सोचिए साइक्लोन से भी ज्यादा तेज, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचता, पर ये बहुत छोटे साइज का होता है, नहीं मतलब 100-200 मीटर जितनी चौड़ाई होती है इसकी, उससे ज्यादा नहीं होती, और इसकी आई तो और भी कम होती है, 2-4 मीटर जितनी बड़ी आई होती है इसकी, छोटी सी। और ये बनते कैसे हैं, इसी वजह से लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से बनते हैं। आपको बताया था मैंने ट्रॉपिकल रीजन मतलब बीच के रीजन जो होते हैं अर्थ के, वहां से हवा ट्रेवल करते हुए कहाँ जाती है, पोलर रीजन्स में। अब ट्रेवल करती है हवा तो सीधे तो करती नहीं स्ट्रेट लाइन में, गोल गोल घूम घूम के करती है, कभी कभी ज्यादा घूम गई बन गया टोर्नेडो। अच्छा एक टोर्नेडो पे एक इंसान फंस गया था, उसने डिस्कवरी चैनल पे बताया कि अपने घर के दरवाजे के अंदर घुसना जा ही रहा था, पर जो है टोर्नेडो ने उसके घर को ही उड़ा लिया हवा में, पर तब भी वो बेचारा बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। पर जब तूफान खत्म हुआ तो उसने कुछ मुर्गे देखे, तो मुर्गे ऐसा लग रहा था कि छील लिए हो किसी ने, सोचे इतनी तेज हवाएं चलती है वहां पे। अब हमने ये तो बात कर ली कि कितने खतरनाक होते हैं ये सारे तूफान, अब इन सबसे बचने के मेजर्स भी सीख लेते हैं। देखिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो बहुत बढ़िया से ना वेदर फोरकास्ट होना चाहिए जिससे हमें पहले ही अंदाजा हो जाए कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है ना तूफान वगैरह के बारे में। और दूसरी चीज कि हमारी कम्युनिकेशन फास्ट होनी चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए हर जगह पे कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, हर किसी को पता होना चाहिए कि भाई तूफान आने की गुंजाइश है यहाँ पे, तो भागने के लिए तैयार रहो। और लास्ट है आपका कंस्ट्रक्शन अच्छे जगहों का, मतलब शेल्टर्स का, जहाँ पे हम बच सके छुप सके इस तरह के साइक्लोन से, या फिर कहें तो अलग अलग तरह के तूफानों से जो जानलेवा हों। अब ये सारी चीजें तो हो गई जो सिर्फ सरकार कर सकती है, पर हम अपनी साइड से क्या कर सकते हैं, तो ये सारे काम कर सकते हैं हम। पहली चीज तो अगर कोई वार्निंग दे रहा है गवर्नमेंट आपको, तो आप उसे इग्नोर मत कर दो कि ये टहलने चल रहे हैं, पता लग गया हम ही चले गए। और दूसरी चीज कि हमें अरेंजमेंट करनी चाहिए हर चीज की, क्योंकि हमारे जो भी जरूरी चीजें हैं, कागजात वगैरह हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं घर के, उन सबको हम इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी भाग सकें अगर मौका आया इस तरह का तो।
और ये सारी चीजें वहां पे एप्लीकेबल है जहाँ पे आते रहते हो आमतौर पे तूफान। और भागते टाइम ऐसे रोड्स पे नहीं ड्राइव करना चाहिए जिसके आसपास तालाब हो, पानी हो, नदी हो, क्योंकि वहां पे फिर बाढ़ भी आ सकती है, पता लगे भाग ही नहीं पाए हम। और फोन नंबर बहुत जरूरी है, सबके फोन नंबर आपकी स्पीड डायल पे होने चाहिए, जैसे मेडिकल सेंटर्स का, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सब का। देखिए यहाँ पे एक फोटो दे रखी है टॉर्नेडो की, हमने पहले ही देख ली। और दूसरी है देखिए एनोमीटर की। एनोमीटर क्या करता है, हवा की स्पीड का पता लगा लेता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कप लगे हुए हैं, जैसे ही स्पीड में हवा चलेगी जोर जोर से तेज से घूमना शुरू कर देंगे। जितनी तेज घूमेंगे हम अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इतनी तेज हवा चल रही है, भागने का टाइम आ गया है। ये भी एनोमीटर ही है। और तेज हवा मतलब तूफान आने की गुंजाइश है। आगे बोल रखा है सम अदर प्रिकॉशंस। अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए जहां पे पहले से ही साइक्लोन हिट किया हो, तो वहां पे आप पानी कहीं से भी उठा के मत पी लिए। हो सकता है वो गंदा पानी हो, वहां पे कुछ मिक्स हो गया हो, केमिकल वगैरह, कहीं आसपास की फैक्ट्री का। आप जो है ड्रिंकिंग वाटर को इमरजेंसी के लिए बचा के रखिए। वहां पे किसी भी गीली जगह को ऐसे टच मत करिए, क्या पता वहां पे तार वार गिरा हो नंगा, है ना। अब बोल रहे हैं कि ऐसे ही बिना किसी वजह के ऐसे टहलने के लिए बाहर मत निकल जाइए। और बोल रहे हैं कि आप बिना वजह के कोई भी डिमांड ऐसे मत करने लगिए रेस्क्यू फोर्स के लिए। आप जो इनको कॉर्पोरेट करिए जितना हो सके। और लास्ट में अपने आसपास के फ्रेंड्स वगैरह की, नेबरहुड की, इनकी हेल्प करना शुरू कर दी है। 8.8 बोले एडवांस टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प्ड। अब नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए हमारे पास है सैटेलाइट्स और रेडार्स, जो कि हेल्प करते हैं जानने में, दूर से ही पहचान लेते हैं कि यहाँ पे साइक्लोन बनने वाला है। कई बार तो 48-48 घंटे पहले भी अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे साइक्लोन आने की बहुत उम्मीद है। और अगर तब भी वो उम्मीद बनी रहती है तो 24 घंटे पहले, जब का टाइम होता है ना बनने का साइक्लोन, उससे पहले एडवांस में वो दे देते हैं वार्निंग कि भाई अब बोरिया बिस्तरा मान लो अपना, कभी भागना पड़ सकता है। और ये वार्निंग जो है सरकार ऐसा तो नहीं है कि एक बार बोल के चुप हो गई, हर आधे घंटे में बार बार ब्रॉडकास्ट करती रहती है नेशनल टेलीविजन वगैरह पे, ताकि हर एक इंसान को पता लग जाए। अब यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा।